हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोग सब अच्छे होंगे, क्योंकि देखो बेटा कोविड का टाइम है, कोरोना का टाइम है। आप लोगों को घर पे ही रहकर आपको यहाँ पर कंप्लीट स्टडी करनी है बेटा, और कंप्लीट स्टडी करनी है, उसमें आपको स्टडी का आउटपुट भी आना चाहिए, तभी मज़ा आएगा। अब स्टडी का आउटपुट कब आएगा? जब आप लोग एक मन से बैठकर स्टडी करोगे, तभी आएगा बच्चों। तो बैठकर स्टडी करने का के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोग आपके लिए लेकर आए, संभव अचीवर, जिस पे आपको पूरी 12th क्लास, बोर्ड क्लास जिसे अपन कहते हैं भाई, एक बोर्ड क्लास होता है, तो हमारे पास बोर्ड क्लास का मिडर होता है। तो हम लोग इस पर 3 चैप्टर अपलोड कर चुके हैं अभी तक, कंटिन्यू लेक्चर वाइज। उसके अंदर आपको बेटा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी मिलते हैं, ठीक है। जो आपके जो पीछे वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसे अपन बोलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व करवाता हूँ। भाई हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी तरफ से आउटपुट आए, आपको आपके लिए ही कर रहे हैं भाई, हम हमारे लिए तो नहीं कर रहे, हमें तो सब कुछ अच्छे से आता है, लेकिन फिर भी हम लोग सीख रहे हैं, कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट दे रहे हैं, किसके लिए? ओनली आप लोगों के लिए, ताकि हमारी जो क्लासेस हैं, अगर आपका आउटपुट आएगा बेटा तो हमारी क्लासेस और ज़्यादा इनोवेटिव होगी, अट्रैक्टिव होगी, जिससे आपको समझने में और ज़्यादा ईजी पड़ेगा, बेनिफिट मिलेगा, हर चीज़ के अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट मिलेगा। आया बेटा समझ में? तो बेटा कंटिन्यू हमारी जो फिजिक्स की क्लासेस हैं, वो हमारे, वापस बोल रहा हूँ, संभव अचीवर जो चैनल है उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसे कोई भी नोटिफिकेशन होता है तो आपको यहाँ पर पहले रिसीव हो जाए। जैसे फिजिक्स की क्लास की बात करके चलें बेटा, तो फिजिक्स की क्लास शाम को 7 बजे इवनिंग में अपलोड होती है, तो वहाँ पर आपको क्लास देखोगे तो आपको पर हर क्लास के अकॉर्डिंग आपको एक अलग पैटर्न नज़र आएगा, यानी कि अलग पैटर्न नज़र आएगा, जिससे आप लोग क्या कर सकते हो, पूरी बोर्ड क्लास की प्रिपरेशन घर पे कर सकते हो, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आए बेटा, ठीक है। तो चलो, अब अपना जो टॉपिक चल रहा था बेटा, वो था टॉपिक न्यूक्लियर फिजिक्स। पहली क्लास हुई थी न्यूक्लियर की, दूसरी क्लास की हम बात करते हैं। तो दूसरी क्लास के अंदर हमारे पास जो टॉपिक आते हैं बेटा, वो है, पहला टॉपिक है आइसोटॉप्स। ये होता क्या है, आइसोटॉप का मीनिंग क्या है, आइसोबार का मीनिंग क्या है, आइसोटोन का मीनिंग क्या है, या मिरर न्यूक्ली क्या है। इसको समझने के लिए क्या बोलते हैं बेटा, आइसोटॉप्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं समस्थानिक। समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, दर्पण नाभिक, ठीक है। अब क्या क्या मीनिंग है बेटा इसका, देखो, एक एलिमेंट को लिखने का तरीका क्या होता है बेटा, एलिमेंट को लिखने का तरीका होता है, हमारे पास ZX है। मैंने बोला Z क्या था, परमाणु क्रमांक, यानी कि एटॉमिक नंबर, A एटॉमिक मास, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, द्रव्यमान संख्या बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत बेटा इसमें? तो समस्थानिक को हम लोग किस तरीके से देखेंगे बेटा, जिसके लिए बात करके चले, Z तो सेम हो, परमाणु क्रमांक तो समान हो, परंतु द्रव्यमान संख्या क्या हो, डिफरेंट हो, भिन्न भिन्न हो, ठीक है। द्रव्यमान संख्या क्या हो बेटा, भिन्न भिन्न हो। आगे बात समझ में, तो जिसका Z सेम होगा, मतलब वो एलिमेंट एक ही एलिमेंट है। जैसे एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं 1H1, 1H2, 1H3, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है। Z सबका 1 है, लेकिन सबका A क्या है, अलग अलग है, 1 है, 2 है, और तीसरा क्या है बच्चों, 3 है। तो तीनों चीजें क्या है, अलग अलग है। तो उस टाइप के जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आइसोटॉप्स कहलाते हैं बेटा, ठीक है। सेकंड आता है आइसोबार। आइसोबार का मतलब समभारिक, इसका उल्टा, जिसका Z क्या होगा, डिफरेंट होगा, और A क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। Z तो होगा बच्चों डिफरेंट, और A क्या रहेगा, सेम रहेगा।
ए सेम रहने का मतलब क्या बोला मैंने, द्रव्यमान संख्या तो समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न। तो ऐसे जो नाभिक हैं वो क्या कहलाएंगे तुम्हारे पास, समभारिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा, समभारिक। ठीक है बेटा, जैसे या ऐसे परमाणु को हम लोग ये बोल सकते हैं, जैसे ए सेम और जेड डिफरेंट हो। ए सेम और जेड डिफरेंट का क्या मतलब है, 6C14 और 7N14। जेड तो डिफरेंट, ये सेम हो गया। ठीक है बच्चों, चलो सम न्यूट्रॉनिक, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर सेम, न्यूट्रॉन की संख्या समान रहती है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। ये लिया हमने कार्बन का समस्थानिक, ये लिया हमने नाइट्रोजन। 13 में से 6 गए तो बचे 7, 14 में से 7 गए तो बचे 7। मतलब न्यूट्रॉन के नंबर क्या रहे, समान रहे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम। ठीक है बच्चों, आया समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक भाई, सिंपल सिंपल सी डेफिनेशन चल रही है अपनी। ठीक है, फिर देखो मिरर न्यूक्ली, बहुत ये सबसे अलग डेफिनेशन है बेटा, फाउंडेशन पर्पस की होती है। क्या होता है इसका मीनिंग, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर इंटरचेंज। प्रोटॉन के नंबर और न्यूट्रॉन के नंबर आपस में क्या हो जाते हैं बेटा, परिवर्तित हो जाते हैं। कैसे, देखो एग्जाम्पल से समझाता हूं। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, देखो 3Li7 और 4Ber7। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये तो है बेटा 3, ये है 4। ठीक है बच्चों, एक है 3 और दूसरा क्या है 4। अब इसके निकाले कितने आया, 4। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गए यहाँ पर भाई। जैसे हमने पहले के निकाले तो प्रोटॉन तो 3 थे और न्यूट्रॉन कितने थे, 4 थे। तो प्रोटॉन तो 3 थे, न्यूट्रॉन 4 थे। इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 4 हैं, और न्यूट्रॉन कितने हैं, 3। तो जो प्रोटॉन के नंबर थे वो तो अगले के न्यूट्रॉन के हैं, और जो बेटा जी जो प्रोटॉन के थे वो न्यूट्रॉन के हैं, और जो न्यूट्रॉन के थे वो क्या है, प्रोटॉन के बन गए। इंटरचेंज हो गए आपस में, यानी कि पी का एन में और एन का पी में। बहुत सीधी सी डेफिनेशन है, आगे समझ में क्लियर, पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। आइसोटॉप में क्या होता है, जेड सेम ए डिफरेंट। ठीक है, आइसोबार में जेड डिफरेंट ए सेम, उसका उल्टा। आइसोटॉन्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर सेम, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, जैसे एग्जाम्पल मैंने तुम्हें दे दिया। नेक्स्ट, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर इंटरचेंज, दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत इसमें। एक बात बेटा ध्यान रखना, कभी भी जैसे अपन कोई भी टॉपिक पढ़ के चल रहे हैं तो पढ़ के चल रहे हैं तो ये नहीं कि भाई सर हमें ये चीज़ समझ नहीं, अरे कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो तुम्हें समझ नहीं आई, या कोई चीज़ असंभव नहीं है बेटा, इम्पॉसिबल कुछ वर्ड नहीं होता। आपको ये चीज़ ध्यान में रख के चलनी है कि मुझे ये चीज़ करनी है, मतलब ये तो मैं कर ही सकता हूँ, कोई भी बात हो। जैसे ये चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये चीज़ ऐसा कुछ नहीं है कि भाई, वैसे तो मैंने आपको पूरा क्लेरिफिकेशन दिया है इसमें कि भाई किस तरीके से बेटा इंटरचेंज होते हैं, किस तरीके से नहीं होते, लेकिन ये नहीं कि सर हमें समझ नहीं आया। समझ नहीं आने का मतलब ये है कि हमें इस चीज़ को लेकर एक पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है, या हम लोग इस चीज़ को ढंग से देख नहीं रहे। ठीक है बच्चों, तो कंटिन्यूटी में हर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ मैं, तो एक ट्राई करते रहे, एक फॉर्मेट को जैसे अपन ने देखा कि भाई डेफिनेशन थी ये 4 डेफिनेशन, बोर्ड पैटर्न पे ये 4 डेफिनेशन पूछी हुई है, 1 या 2 बार बोर्ड में भी आई हुई है। तो ध्यान में रख के चलना कि ये चीज़ें अच्छे से क्लियर कर लो, छोटी छोटी चीज़ें, इसमें से एक छोटा क्वेश्चन ही बनता है, बड़ा नहीं बनता है। 1 नंबर का बनेगा या 2 नंबर का बनेगा, लास्ट है 1 या 2, 3 नंबर का कोई क्वेश्चन आज तक बोर्ड में नहीं आया। ठीक है, पार्ट में भी आता है तो 1+2 करके आएगा, 4 का नहीं आएगा या 3 का नहीं आएगा, तो उस वजह से ध्यान रखना।
ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट, साइज ऑफ द न्यूक्ली, बहुत अच्छा टॉपिक आया है। साइज ऑफ द न्यूक्ली जिसे कहते हैं नाभिक का आमाप। आमाप का मतलब होता है आकार। तो बेटा नाभिक के लिए क्या बोला गया? नाभिक के लिए बोला गया कि एक नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं और नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन विद्यमान होते हैं। ये चीज़ मैंने भी बोला, ये चीज़ पहले ही बोली गई थी, तो वो चीज़ मैंने इसको रिपीट किया है, ठीक है भाई। रदरफोर्ड साहब ने बताया था हमें, मतलब सर्पिलाकार पथ बोला था वैसे तो रदरफोर्ड ने, लेकिन नील्स बोर ने इसको एक्सप्लेन करके समझाया था अपने पास। अब नाभिकीय आमाप का क्या अर्थ है कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में गति करता है बेटा, तो वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है तो मतलब वृत्त की त्रिज्या आएगी, तो मतलब नाभिक भी एक वृत्त है, ठीक है। नाभिक मतलब न्यूक्लियस भी एक क्या है, सर्किल की फॉर्मेट में है। तो क्या होगा बेटा, R जो है वो एटॉमिक मास की पावर 1/3 के, ये क्या लॉ स्पेसिफाई, लॉ क्या दिया गया बेटा कि जो रेडियस होती है यानी कि नाभिक की त्रिज्या होती है वो परमाणु या द्रव्यमान संख्या बोल दो, ठीक है, या परमाणु की संख्या बोल दो। तो परमाणु संख्या की क्या मीनिंग है मेरा यहाँ पर, द्रव्यमान संख्या से। तो द्रव्यमान संख्या के की भी घात 1/3 के समानुपाती होता है। मीनिंग रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/3 पावर ऑफ एटॉमिक मास। क्लियर है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से समझ आया भाई। एक स्पेसिफिक लॉ था ये, तो उसी स्पेसिफिक लॉ पे हम काम कर रहे हैं। प्रोपोर्शन का साइन हटाया तो बेटा जी कांस्टेंट लगाया, वो बोला मैंने आर नोड ए की पावर 1/3, ठीक है। क्या बोला बेटा, आर नोड ए की पावर 1/3, ठीक। आर नोड यहाँ पर प्रोपोर्शन को हटाया तो कांस्टेंट यूज मिला जिसे अपन ने बोला 1.2 फर्मी, ठीक है। और फर्मी का मतलब होता है, फर्मी नाम के साइंटिस्ट ने इसकी डिफाइन करी थी रेडियस न्यूक्लियस की, तो उसकी रेंज दे दी गई 10 की पावर -15 मीटर। कितनी रेंज है बेटा, 10 की घात -15, 10 की पावर -15 मीटर। इसकी बहुत इजी तरीके से ध्यान रखना, रेंज दी होती है। और बोर्ड में पूछा हुआ है एक बार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, जो सीबीएसई के अंदर ऑब्जेक्टिव चलते हैं उनमें, कि नाभिक की, ठीक है, कोटि कितनी होती है। एक तो नाभिक की ध्यान रखनी है, एक नाभिक के घनत्व की ध्यान रखनी है, मतलब न्यूक्लियस की रेंज ध्यान रखनी है अपने को, और एक न्यूक्लियर डेंसिटी की रेंज ध्यान रखनी है कि पार कितनी होती है। वो उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो न्यूक्लियस की तो कितनी होती है 10 की पावर -15, तो वैल्यू कितनी है, R = R नोड, ए की पावर 1/3 है, तो R नोड की वैल्यू कितनी हो गई 1.2 फर्मी, और 1.2 × 10 की पावर -15 मीटर हो गया बेटा। फिर बात आती है बेटा, तो ये वाला एक स्पेसिफिक फॉर्मूला बन गया हमारे पास, किसका, साइज ऑफ द न्यूक्ली का, यानी कि जो रेडियस थी वो एटॉमिक मास की पावर 1/3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, ठीक है, वही लिखा है हमने। और प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो कांस्टेंट लगा दिया। फिर आता है बेटा जी न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी नाभिकीय घनत्व, नाभिकीय घनत्व क्या मीनिंग है इसका? इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है वो किस रेंज की होगी, पहले तो उस चीज़ को जानेंगे अपन, किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे, किस तरीके से इसकी वैल्यू आती है, उन चीज़ों की हम लोग बात करके चलेंगे। क्वेश्चन बोर्ड में किस तरीके से पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए या प्रूव दैट, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि नाभिकीय घनत्व एक नियत राशि है। प्रूव दैट द न्यूक्लियर डेंसिटी इज अ कांस्टेंट टर्म, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ R = R नोड ए की पावर 1/3। मतलब सिद्ध कीजिए कि नाभिकीय घनत्व एक नियत राशि होती है और किसकी सहायता लेनी है, R = R नोड ए की घात 1/3 की सहायता से, ठीक है। अब देखो कैसे, रो बराबर होता है घनत्व, तो m/v लिख सकते हैं, मतलब द्रव्यमान बटा आयतन। m/v का मतलब क्या होता है बेटा, द्रव्यमान बटा आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, मीनिंग डेंसिटी = मास बाय वॉल्यूम। तो द्रव्यमान किस किस का होगा बच्चों, नाभिक में कौन कौन उपस्थित होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, ठीक है, तो शाबाश।
तो मैंने यहाँ पर बोला इसको कैपिटल एम से रिप्लेस कर दिया, चलो, ताकि तुम्हारे माइंड में ये चीज़ नहीं रहे कि सर दोनों फिर स्मॉल एम से क्यों लिख रहे हैं हम। ये लो, नाभिक में क्या पाए जाते हैं बेटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों पाए जाएंगे, ठीक है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम ही होता है, तो इसको m से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आगे बात समझ में। भाई एक क्लास के अंदर 15 बॉयज हैं और 15 गर्ल्स हैं। मैंने पूछा क्लास का वेट कितना है, क्लास का वजन कितना है, और हर एक बच्चे का वजन है, एक स्टूडेंट का वजन है 40 kg, ठीक है। तो कैसे निकाला हमने, टोटल कितने थे, तो साहब क्लास कितने किलो की हुई, 1200 किलो की क्लास हो गई पूरे एक वजन में। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, बात तो वही पड़ी है, मैंने भी तो ये बोला है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को m से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया हमारे पास क्या, m के लिए। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एटॉमिक मास कहलाता है, तो a लिख दिया, स्मॉल m से रिप्लेस कर दिया। आगे पीछे लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है बेटा, लिख दिया आगे पीछे। चलिए आगे, फिर आता है आयतन। गोला है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। स्फेयर है, स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब ही होगा बच्चों। देखो आर क्यूब, आर का मतलब कितना है, भी ऊपर लिखा हुआ है, का भी क्यूब, ठीक है। आर नोट का क्यूब और ए आ गया बेटा यहाँ पर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है बच्चों। इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, यहाँ पर कंफर्म हो सारे। अब देखो आगे, मैंने क्या बोला बेटा यहाँ पर कि मुझे वैल्यू कैलकुलेट कैसे करनी है। तो कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या बोला, वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। 2 और 3 से 1 में वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। 2 और 3 से किस में वैल्यू पुट कर रहे हैं, 1 में। वैल्यू रखो साहब, रो इज इक्वल टू द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या है, m है, अपॉन वॉल्यूम ये रहा, ऐसे गया 3m, 3 ऊपर चला गया, 4 पाई आर नॉट क्यूब हो गया, ठीक है। 4 पाई आर नॉट क्यूब। मास कितना होता है, ये रहा आर नोड, ये रहा। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। चलो इस पूरे को सोल्व करेंगे तो बेटा वैल्यू मीट होती है 2.29 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, जो मैंने यहाँ पर भी शो करी हुई है, नीचे की साइड देखो, ठीक है। 2.29 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, समझ में आ गया, कंफर्म। तो जो कोटि होती है यानी कि जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 10⁻17, कितनी होती है बेटा, 10⁻17, ध्यान रखना है इसको, कंफर्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, समझ आया यहाँ तक, ठीक है। तो 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब जो नेक्स्ट है वो देखो, नेक्स्ट आता है हमारे पास मास डिफेक्ट। व्हाट इज मीन बाय मास डिफेक्ट, आज का अपना ये लास्ट टॉपिक अपन लेके चलेंगे। मास डिफेक्ट होता क्या है बच्चों, मास डिफेक्ट को का मतलब क्या होता है, इसे बोलते हैं, डिफेक्ट को बोला जाता है डिके। डिके का मतलब क्या होता है, लॉस, ठीक है। डिके का मतलब क्या होता है बच्चों, लॉस। अब मास डिफेक्ट मतलब मास का लॉस होना, द्रव्यमान की हानि। इट इज द डिफरेंस, डिफरेंस होता है बिटवीन द रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस
एंड द सम ऑफ द मासेस ऑफ द न्यूक्लियॉन्स कंपोजिंग ए न्यूक्लियस इज फॉर्म ऑफ द मास डिफेक्ट। मतलब क्या है मेरा, एक तो मैंने बोला भाई जैसे 11 यानी 23 था, तो एक तो इसका नॉर्मल मास था कि भाई सोडियम का मास जितना भी होता है अपने पास 22 पॉइंट समथिंग होता है बेटा, इस तरीके से होता है, AMU के अंदर बात करते हैं। लेकिन यदि मैं यहां पर देखूं तो प्रोटॉन तो है 11 और न्यूट्रॉन है 12। प्रोटॉन तो है 11, न्यूट्रॉन है 12, तो 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन का मतलब है टोटल कितने हो गए, 23 हो गए। बात तो सही है। तो जो यहाँ पर जो कंपोजिशन जो मास का आया, कंपोजिट जो मास का आया मतलब कि जो अपने नाभिक की सहायता से जो बनाया, जैसे नाभिक में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन उपस्थित थे उसकी सहायता से भी तो हमने क्या किया, ये लिखा हुआ देखो, सम ऑफ द मासेस ऑफ द न्यूक्लियॉन्स। तो ये रहा सम ऑफ द मासेस ऑफ द न्यूक्लियॉन्स, ये रहा आपके पास मासेस ऑफ द न्यूक्लियॉन्स। अब मासेस ऑफ द न्यूक्लियॉन्स का क्या मतलब है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन के नंबर प्रोटॉन के मास से, न्यूट्रॉन के नंबर न्यूट्रॉन के मास से। तो ये तो किसका मास हो गया, न्यूक्लियस का, माइनस एक्चुअल मास। एक्चुअल मास मतलब कि वास्तविक द्रव्यमान, ये लो। अब आपको पता है न्यूट्रॉन के नंबर कैसे निकालते, बताया था मैंने, 23 में से 11 गए तो न्यूट्रॉन के नंबर 12 आ गए। तो डेल एम इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम। ये तो कौन सा मास हो गया, एक्चुअल मास। और ये जो मास बचा ये हो गया न्यूक्लियस मास। ठीक है, आ गया बेटा समझ में। लास्ट लाइन लिखी हुई है, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन इज कॉल्ड पैकेजिंग फ्रैक्शन। क्या लिखा हुआ है बेटा, पैकेजिंग फ्रैक्शन। अब व्हाट इज द मीन बाय पैकेजिंग फ्रैक्शन, जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, ये किस तरीके का घटक है, किस तरीके से इसकी वैल्यू को डिफाइन करेंगे। भाई तुम्हें ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए ना, भाई मैंने कुछ चीज़ लिख रखी है तो चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए कि है क्या। क्लियर है बेटा, कंफर्म। भाई ये चीज़ तो समझ, अपने को क्या बोला, मैंने बोला पैकेजिंग फ्रैक्शन। अब तुम्हारा माइंड में इंस्टेंट की सर पैकेजिंग फ्रैक्शन क्या है, भाई ये तो समझ आ गया, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन इज कॉल्ड पैकेजिंग फ्रैक्शन। मास डिफेक्ट क्या है, मास डिफेक्ट है क्या भाई, तो मास डिफेक्ट ऑफ पर न्यूक्लियन, मतलब पैकेजिंग फ्रैक्शन का मतलब होता है एक्सेस मास अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। एक्सेस मास का मतलब क्या है, ये टोटल एम है। ठीक है भाई, एक्सेस कहां पर आता है, एक्सेस का मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, एक्सेस का मतलब क्या होता है, बढ़ना। तो मैं ये बोल सकता हूं m माइनस ए अपॉन ए। m माइनस ए का मतलब है, m तो हो गया टोटल मास, a हो गया अपने पास एटॉमिक मास जिसे अपन बोलते हैं। m जो है वो अपन ने क्या करा, इन सब से निकाला है, ये रहा, ये m है यहाँ पर। a तो एटॉमिक मास जो फिक्स रहता है, आपने जैसे मैंने बोला कि भाई जितना भी होगा उतना फिक्स रहेगा, जैसे यहाँ बोल दिया 23 है। लेकिन न्यूक्लियस मास जब निकालूंगा तो न्यूक्लियस मास अलग आएगा, तो m तो है न्यूक्लियस का मास, नाभिकीय द्रव्यमान, ए है बच्चों द्रव्यमान संख्या, फ्रैक्शन का मतलब होता है डिवाइड में, पर न्यूक्लियन, पर का मतलब डिवाइड, न्यूक्लियन का मतलब ए, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर होते हैं। ठीक है, आगे बेटा समझ में, क्लियर, कंफर्म। तो एक्सेस मास कहाँ से आया, न्यूक्लियस से। कहाँ से आया, न्यूक्लियस से। और यदि हम लोग बात करके चलेंगे, न्यूक्लियस के अलावा हम लोगों ने बात करी, ए तो सीधा सीधा क्या हो गया, एटॉमिक मास, ये हो गया न्यूक्लियस मास। न्यूक्लियस का मतलब है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवेलेबल होते हैं, और उनके नंबर्स जितने होते हैं उसको उसके मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, उसके मास यानी कि द्रव्यमान से गुणा कर देते हैं। आया बच्चों समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ तक अपन ने किया मास डिफेक्ट तक। जो अपनी अगली क्लास होगी बेटा वो होगी आपसे बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड। बाइंडिंग एनर्जी मतलब जिसे कहते हैं बंधन ऊर्जा, और बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, जिसका हम एक के साथ में डिफरेंस देखेंगे कि भाई एटॉमिक मास जो चेंज कर रहे हैं आप लोगों ने बोला है, इसका कैसे चेंजेस होता है, कैसे वेरिएशंस होते हैं। क्लियर है बेटा, कंफर्म।
आ गया समझ में? तो आज के आपके टॉपिक थे आइसोबार के बारे में हमने पढ़ा, आइसोटोन पढ़ा, ठीक है, मिरर न्यूक्ली पढ़ा, आइसोटॉप्स पढ़ा हमने। उसके बाद हम लोगों ने मास डिफेक्ट पढ़ा। मास डिफेक्ट के पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? साइज ऑफ द न्यूक्ली पढ़ा, न्यूक्लियर डेंसिटी पढ़ा। तो इस सारे टॉपिक का कंक्लूजन आप लोग भाई पर चैप्टर के हिसाब से नोट्स बनाते जाओ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए बेटा, ताकि कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो हम उसको क्या करें और इम्प्रोवाइज़ करेंगे और अच्छा से तुम्हें समझाने की ट्राई करेंगे। क्लियर बेटा? ओके, थैंक यू।